नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे फिल्म रेड 2 के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे जो एक नई जानकारी हमारे पास सामने आई है, वो जानकारी आपको भी काफी हैरान कर देगी। रवि जी के दर्शक ने एक जानकारी उनको दी है और वो जानकारी हमारे लिए भी काफी चौंकाने वाली थी। हम उस तक भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं रेड 2 के बारे में। रेड 2 मैं देख चुका हूं, मैंने अपना रिव्यू पोस्ट किया था। रवि जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। रेड 2 मैंने देखी और मैंने अपना रिव्यू पोस्ट किया। उसके बाद हमारी और आपकी बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा कि एक जी, बार आपके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको अजय देवगन की रेड 2? क्या कुछ ऐसा था जो आपको हैरान करके गया या परेशान करके गया? कैसे देखते हैं आप इस फिल्म को? दरअसल इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जो मुझे लगा था लगभग फिल्म उसी तरह की निकली। क्योंकि हाँ। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये साफ था कि इसमें नयापन तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम्म। रेड में हमने जो चीज देखी थी कि एक ईमानदार जो अफसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो किसी ताकतवर आदमी के घर रेड मारता है और हाँ। वो ताकतवर आदमी भी अपनी चीजों को छुपाने के लिए एड़ी चोटी हाँ। का जोर लगा देता है। वो दिखाता है जनता भी मेरे साथ है भाई, तुम अंदर आ तो गए हो पर जिंदा जा नहीं पाओगे। वो हाँ। सारी हाँ। चीजें हमने हाँ। उसमें देख ली थी। और इस ट्रेलर में भी उसी सब अंदाज में चीजें चल रही थी कि अजय देवगन का हाथ जो है वो दरवाजा थपथपा रहा है, वो दादा भाई के, है ना। और वो अंदर से गेट कीपर खोल रहा है, कहता अंदर देख रहे हो तो बहुत सारे मुस्टंडे टाइप लोग खड़े हैं। ये कहता अच्छा तुम हाँ। बाहर देख रहे हो, तो बाहर इनकम टैक्स वाले और पुलिस, मतलब वो सेम चीज है। तो हाँ। होना कुछ नहीं था, रेड पड़ी है, कुछ निकलेगा। तो हाँ। सिंगल लाइन में तो उसमें कुछ। अब बात यह है कि इस फिल्म का ट्रीटमेंट कैसा। हाँ। ट्रीटमेंट में कोई बहुत नॉवेल्टी नहीं है इस फिल्म में। कहानी वही है जो आपने पहली बार देखी थी, इस बार कुछ भी नयापन। अब उसको थोड़ा बहुत उल्था पुल्था आप उसका कर लीजिए, कुछ एंगल निकाल लीजिए। इंटरवल तक तो ये मुझे फिल्म फिर भी ठीक लगी है फिल्म, कि चलो एक हम्म। दिशा में जा रही है। इस हाँ। व्यक्ति ने अपनी 75वीं रेड जो है वो एक रसूखदार, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है स्टेट का, उसके वहां पर मारी है, या हम्म। कंट्री का, वो क्लियर नहीं होता, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। और वहां तो लग रहा है कि भाई इसको कुछ मिला नहीं है वहां पे। अब कैसे हाँ। चीजें चलेंगी, कैसे पहले हाँ। एक कहिए कि मतलब पहली चाल चली तो उसमें उसको मात मिली, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे हाफ में फिल्म जाती है, हाँ। तो वो रेड से ज्यादा दूसरी चीजों में ले जाती है, कि कैसे वो आदमी जो है महिलाओं का शोषण करता है, लड़कियों का शोषण करता है, कैसे उसने गरीबों को एक तरीके से कहना, उनके नाम पे जो बेनामी जमीन खरीद ली है, उनको हाँ। एक्सप्लॉइट किया है। अब वो सारी चीज तो रेड से तो बहुत दूर चली गई, वो सारी चीज वो एक हम्म। दूसरे ही ड्रामे में बदल गई। फिर उसके साथ वो माँ के रोज पैर धो रहा है, फिर माँ कुछ सोच रही है, बेटा कुछ निकल रहा है। वो पूरा सिनेमाई हो गया। जबकि फर्स्ट हाफ और जबकि पहली रेड जो भी थी वो रियलिटी के बहुत नजदीक थी। और ये सेकंड हाफ में ये फिल्म जाके जो है बहुत एकदम हाँ। फिल्मी हो जाती है और एक तरीके से ट्रैक से उतर जाती, मजा खत्म हो जाता है। तो नयापन हाँ। तो वैसे भी नहीं था, तो दूसरे हम्म। हाफ में जो मजा आ सकता था वो भी नहीं आया। बहुत एवरेज फिल्म मुझे लगा। कि अगर आपने रेड देखी है और आपको लगता है चलो रेड 2 भी देख लेते हैं, क्या बनाया कैसा, एक जिज्ञासा होती है। सीक्वल या हम्म। फ्रेंचाइजी फिल्मों की खास बात यही होती कि अगर उसकी पहली फिल्म अच्छी रही तो एक अटैचमेंट आपको होता है कि यार देखें इस बार क्या बनाया है, एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती है। दृश्यम को लेकर थी, स्त्री को लेकर थी, गदर जैसी फिल्म 21-22 साल बाद आती, वो फर्स्ट से जो कनेक्शन होता है वो दूसरी फिल्म देखने के लिए आपको फोर्स करता है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा इसमें और कोई चीज नहीं कि आप पहली फिल्म देखी तो चलो दूसरी भी देख लेते हैं। नयापन और इस तरह से कुछ भी नहीं है। अजय देवगन भी मुझे लगा कि वो भी उन एक्टर्स में शामिल हो गए हैं जो 30-35 साल से काम कर, जिनके चेहरे पर अब उम्र जो है ना अच्छी खासी हम्म। दिखने लगी है। हम्म। अजय देवगन के साथ लेकिन एक चीज यही अच्छी है कि वो हम्म। अपनी एज को समझते हुए रोल कर रहे हैं। वो लड़कियों के साथ रोमांस करना, उनके साथ नाच गाना करना, फ्लर्ट करना, हम्म। वो सारी हम्म। चीजें नहीं कर रहे हैं। वो एक मैच्योर आदमी के रोल कर रहे हैं, फैमिली मैन के रोल कर रहे हैं। उनके बच्चे भी दिखाए जाते हैं, उनकी एक प्रॉपर फैमिली होती है, कनेक्टेड होते हैं वो उनसे। तो इस हिसाब से वो खान एक्टर्स से या अक्षय से या इवन ऋतिक से, अभिषेक से, इन सबसे काफी अलग लगते हैं। और मुझे लगता है यही उनकी जो अभी तक चल रहे हैं कामयाबी कह लीजिए इसे, ये उसका राज लेकिन यही है कि उन्होंने पिछली ग्रेसफुली चीजों को एक्सेप्ट किया है। जी। लेकिन पिछली हम देखें, अजय देवगन का करियर ग्राफ देखें तो पिछली काफी फिल्में उनकी नहीं चली।
मैदान, बिल्कुल बिल्कुल। नाम और क्या क्या फिल्में आई। तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत समय बाद वो ट्रैक पर आए, उन्होंने भी एक खराब फेज देख लिया है हाल के कुछ दिनों बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खराब फेस देखा है। और बात वही, आपका जो स्क्रिप्ट का जो सिलेक्शन है वही है, और कोई भी चीज नहीं है। खराब में। स्क्रिप्ट चुनेंगे या दोस्ती यारी में करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। और देखिए, रेड 2 भी अच्छी फिल्म नहीं है कि आप इसको कहें यार ये मस्ट वॉच है, इसको या तो स्टोरी के लिए देख लो या इसके डायरेक्शन या अजय देवगन के लिए देख। सिर्फ रेड फिल्म जो थी 2018 में आई, उससे कनेक्ट है आपका, वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी, तो बस वही चीज आपको पुश करती कि यार चलो रेड 2 भी देखते हैं कैसी है। और फिर जब हाँ। आदमी हॉल में चला जाता है तो देख ही लेता है कि अब तो पैसा लगा दिया है तो अभी क्या हम्म, करें। तो हम्म। ऐसा कोई नॉवेल्टी फैक्टर इसमें नहीं है, बल्कि बहुत वीक है कई जगह पे। और मैंने कहा सेकंड हाफ में तो मजा खत्म ही हो जाता है, फिल्म रेड से होके कहीं और ही निकल जाती है, वो कोई दूसरा ही ड्रामा हो सकता था। हाँ। अभी मैं देख रहा था जी अशोक खेमका साहब, जो कि आईएएस हैं, जिनकी 34 साल की उन्होंने सेवाएं दी और उनके जी 57 ट्रांसफर हुए, वो भी रिटायर हो गए। तो मुझे लगा, मैं जब देख रहा था अभी, आज के अखबार में ही खबर थी, तो कहीं ना कहीं हम्म, हमारा देश का जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके प्रति जो एक आम आदमी का गुस्सा है ना, उस जोन हम्म, में जाती हुई ये फिल्म है। क्योंकि हम अपने आसपास बहुत तरह का क्राइम होता हुआ देखते हैं जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। और अब जैसे अभी जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, हाल ही में पहलगाम में अटैक हुआ, तो कुल मिलाकर आम आदमी के दिल में भी बहुत तरह के गुस्से हैं, तरह तरह का जो गुस्सा है वो निकल कर आया मुझे। मैंने जब इसका रिव्यू पोस्ट किया तो कोई एक इनकम टैक्स के कर्मचारी थे, उन्होंने मैसेज किया कि मैं इनकम टैक्स में काम करता हूं, इसलिए मैं इस पिक्चर को देखने जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी से कनेक्ट है बिल्कुल। उस आइडिया का, जो कि हमने रेट में देख लिया था पहले। जी जी जी। तो देखिए, नयापन तो नहीं है, लेकिन जैसी जो बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी जो इससे कनेक्ट करता है, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से देखता हूं कि अब आम आदमी कनेक्ट करता है लेकिन उसको रियलिटी पता है। हमारे हाँ। आसपास इतना करप्ट सिस्टम है, इतने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इतने करप्ट ऑफिसर हैं, हमको पता है ये सिनेमा है। तो हाँ। वो वाली फीलिंग नहीं आती कि हम उसको हीरो मान लें। अजय हाँ। देवगन को रेड 2 में देख के आपको ये नहीं लगेगा अरे यार ये हीरो है और ये जो कर रहा है हम इसके साथ हैं। वो कनेक्शन तो कहीं बैठता ही नहीं है पूरी फिल्म में आज के बिल्कुल समय बिल्कुल। में। तो वो बहुत डिस्टेंस आ चुका है ऑडियंस के बीच में, और जो पर्दे पर ये दिखा रहे हैं। बल्कि कई बार लगता है कि ठीक है, हम एक दर्शक की तरह देख रहे हैं क्योंकि हम आ गए हैं, टाइम पास करना है, एक हाँ। उत्सुकता है कि क्या देखना चाहिए। जैसे आपने ऑफिसर वाली बात की, तो कल ही हम्म। एक फिल्म Z5 पे भी आई है, कोस्ता हो करके, हम्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें। अब वो भी वही कहानी है कि भाई एक कस्टम का ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार है। 90s की कहानी है वो। ये भी 90s की कहानी है, तो पीछे ही जाना पड़ रहा है इन कहानियों को लेके। आज तो ईमानदार जी। ऑफिसर ढूंढे से नहीं मिलेंगे जिस तरह का सिस्टम हो गया है। हाँ। तो पुरानी ही जा जाके कहानियां निकाल के ला रहे हैं। अब वो आदमी भी कस्टम वाला होता है, तो वो पता चल रहा है कि भाई 1500 किलो सोना या 150 किलो, जो भी फिगर एग्जैक्ट, एक बड़ी भारी मात्रा में सोना तस्करी होके आ रहा है, गोवा के पोर्ट पर है। वो उसको पकड़ने निकलता है, फिर उसके हाथों से जिसको पकड़ने गया है तो एक लड़ाई झगड़ा जो होता है उसमें उसके हाथ से मर्डर हो गया है। और ये हम्म। वहां पर से वहां जो लोग आए हैं वो कोई कार चलाना नहीं जानता, ये आदमी हम्म। भी नहीं जानता है। तो पुलिस भी आती तो ये भागता है कि पुलिस पकड़ेगी, उधर सोना गायब हो जाता है। इस आदमी हम्म। के पीछे पुलिस लगी है, सरेंडर करता है, केस चलता है, इम्यूनिटी मिलती है। जो उस फिल्म बताती है कि ये इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके हाथों से अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो एक इम्यूनिटी हम्म। होती है, जो हाँ। तस्करों के खिलाफ या किसी खिलाफ हाँ। अगर वो मिशन पे निकले ऑपरेशन के। तो अब हम्म। लेकिन क्योंकि वो सोना तो मिला ही नहीं और कोई सबूत भी नहीं है कि हाँ। भाई ऐसे किसी उस पे था, वो बगैर किसी को बताए हुए गया था, तो वो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। फिर उस पर केस चलता है, लोअर हाँ। कोर्ट में हारता है, हाई कोर्ट में हारता है, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जीतता है। अब ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन आपको कनेक्शन महसूस नहीं होता है उस फिल्म में भी। हम्म। हम्म। अव्वल तो पुरानी कहानी, नवाज की एक्टिंग बहुत हाँ। अच्छी है, वो हाँ। फिल्म उस तरह से कनेक्ट नहीं करती। तो देखिए, ऑफिसर्स की कहानियां तो हैं, आप पीछे के हम्म। पन्ने जो पलटिए थोड़ा सा, तो आपको मिलेंगे ईमानदार ऑफिसर, देश के लिए काम करने वाले ऑफिसर, हम्म। अपराधियों के मन में जिनके लिए डर हो वो ऑफिसर। ये सब हम्म। पुराना है, नया क्या है? नया हमको कहाँ ऐसा कुछ देखने मिल रहा है? तो हम्म। हमारे सामने एक बहुत अलग दुनिया है, और सिनेमा वाले लोग इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं।
या जो भी वजह है, जो आज का सच वो दिखा नहीं पा रहे हैं, वो वेव्स में बिजी है जाके। आज के सच की आज हम का बात सच कर वेव्स देते है। हैं अब। जी आज के सच की बात कर देते हैं दर्शकों के सामने। करप्शन पर फिल्म बनाने वाले फिल्म इंडस्ट्री में ही कितना करप्शन कर रहे हैं, इसका आपने हमें बताया कि डमी शोज भी होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को हाँ सबसे ये पहले वो मैसेज का हिस्सा दिखा रहा हूं जो आपको हाँ हाँ आया, आपका इंटरेक्शन हुआ आपके दर्शक जी के साथ में। और मैं चाहूंगा कि जी आप जी बताइए कि एक पूरा क्या मामला है डमी शो का। हाँ। देखिए क्या हुआ ना, जब रेड 2 जैसे अब रिलीज होने वाली थी फ्राइडे को, तो मैं एक आध दिन पहले सवाल डाल देता हूँ कि भाई ये फिल्म आ रही है, आप हाँ देखेंगे नहीं देखेंगे, हाँ क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा था कि भाई, पूछा था अपने दर्शकों से कि भाई रेड 2 के बारे में आपको क्या लगता है, तो हाँ क्या आप देखेंगे नहीं देखेंगे, या रिव्यू पढ़ने के बाद जाएंगे। एक आध और ऑप्शन कि भाई पहली देखिए और इसकी रिपोर्ट अच्छी रही तो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने नाम तो नहीं, @RRW-Q2Z करके इन्होंने अपना जो भी नाम रखा हुआ है, हाँ 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 इन्होंने इसमें जवाब लिखा कि आई विल वॉच इट टुमारो इवनिंग शो। अभी हाँ। तक तो सारे शोज खाली हैं, अब देखिए, आई अच्छा। विल अपडेट। न्यू थिंग हाँ केम टू नो टुडे, दे हैव डमी शोज ऑल्सो टू क्रिएट हाइप। अब ये चीज मुझे थोड़ा अच्छा। खटकी, हम हाँ जर्नलिस्ट हैं तो तुरंत नई चीज में बजता है, ये क्या हाँ है। तो मैंने हाँ उसको लिखा कि भाई नई चीज, डमी शोज प्लीज एक्सप्लेन, इंटरेस्टिंग। तो इस व्यक्ति ने जो है प्रॉपर लिखा, और मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसने लिखा, विल श्योरली अपडेट, एक्चुअली 2 ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू द थिएटर, इट वॉज शोइंग ऑलमोस्ट फुल ऑन BMS, मतलब बुक माई शो। दे हाँ हाँ थॉट लेट गो देयर ओनली एंड बुक। वहां जाके वहां जाकर तो उन्होंने देखा कि थिएटर खाली है। एंड वन ऑफ द स्टाफ सेड, सर इट वाज अ डमी शो, 18 शो पर डे ऑनलाइन दिखते हैं, इनमें से कुछ डमी दिखाने के होते दिखाने हैं। अब आप, ओ फिल्मों अब की ये करप्शन भी पे एक फिल्म चीज बनी है और चलती वहीं करप्शन हो रहा है। है। वही करप्शन हो रहा है। और देखिए ये चीज मैं और आप ढूंढ के नहीं लाए हैं, हम ये, है ना, हाँ हम जर्नलिस्ट हैं, हम नजर रखते हैं, अब हर तरह से काम करते हैं, लेकिन कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है। भाई यही तो फिल्म भी, जो ऑफिसर होते हैं वो भी तो यही करते हैं ना, उनका एक खुफिया तंत्र होता है, हाँ समाज हाँ के लोग जो है उनके साथ जुड़े होते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इनपुट्स देते हैं। यही स्थिति यहाँ पर है। हमारे एक दर्शक ने अपना एक्सपीरियंस अपने को हमको लिख के भेजा है कि भाई ये डमी शो भी चल रहे हैं। और ये बात हम्म। सही है कि भाई आप देखिए, जब भी आप बुक माई शो पे जाते हैं या कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि फिल्म आई पहले ही दिन 18 शो, 20 शो, और एक एक मल्टीप्लेक्स के, है ना, मतलब एक एक स्क्रीन में। हाँ तो हाँ उसने बताया कि भाई 18 शो, जो वो कह रहे हैं कि मुझको स्टाफ ने बताया वहां के। हाँ तो हाँ ये एक हाँ अलग तरह का नया भ्रष्टाचार है। अभी तो हम देखते थे कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, अभी तक हम हाँ। देखते थे कि प्रोड्यूसर एक्टर अपने टिकट खुद खरीद ले रहे हैं, या टिकट जो है फ्री में बांटे जा रहे हैं, एक पे एक फ्री जा रहा है। ये हाँ नया चीज, ये नई चीज सामने, डमी शो भी होते हैं। बात तो हाँ सही है कि अगर हाँ किसी थिएटर ने कहा कि भाई हमने तो 20 शो चलाए हैं, तो मैं और आप तो देखने गए नहीं, हाँ 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 कोई भी हाँ देखने सही नहीं बात गया। है। उसने हाँ दिखा दिया कि 20 चलाए दिन में। तो ये डमी हाँ शो भी, अब इस डमी शो का क्या हिसाब किताब है, ये तो हाँ इनको बताना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। या जी। ये जो ट्रेड वाले जर्नलिस्ट होते हैं, जिनको जो कहते हैं कि भाई हमको तो हर थिएटर से रिपोर्ट मिलती है, उनको इस हाँ बारे में उन थिएटर से बात करना चाहिए कि भाई ये डमी शो का क्या चक्कर आ गया नया। तो हाँ। बात यह है, आपने सही कहा कि भाई आप भ्रष्टाचार पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन हम्म। आप ही भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक और, जी आप बोलिए। नहीं, मैं आपकी बात ही सुनना चाह रहा था, प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई एक चीज और हुई। भाई, हर हम्म। फिल्म का जैसे आजकल होता है कि यार पहले दिन क्या ओपनिंग लेगी फिल्म, इस पे सबकी नजर रहती है। तो खैर हम ट्रेड को नहीं फॉलो करते, लेकिन एक फिर भी एक जानकारी तो चाहिए होती है हमें कि यार देखें हाँ फिल्म कैसी लगी, हम देख कर आए हाँ हैं, लोगों का भी हाँ रिस्पांस देखा थिएटर में, कितनी भीड़ थी, आप गए तो कितने थे, मैं गए हाँ तो, हाउसफुल का जमाना तो है नहीं, 10-15 हाँ आदमी हैं, वो हाँ सब हाँ फिगर, सब आंकड़ों का खेल, बाजीगरी उसकी पूरी अपनी है। तो मैं हाँ भी देख रहा था कि भाई चलो इस फिल्म की कितनी ओपनिंग लगती है, तो हम हाँ ट्रैक करते हैं कि क्या खबर आने वाली है। तो हाँ जैसा अंदाजा था, तो ये लग रहा था कि शायद 10-12 करोड़ की ये फिल्म ओपनिंग ले सकती है, मतलब जिस तरह से जी पहले खबरें जी। आ रही थी, तो ट्रेड वाले खुद इस बात को कह रहे थे। हाँ लेकिन कल रात को जो फिगर आया वो लगभग 18.5 करोड़ रुपए का है। हाँ हाँ हाँ।
और ये वाकई सरप्राइजिंगली बहुत कम है, बहुत ज्यादा है जिस हिसाब से आजकल की फिल्में ओपन हो रही है। भाई अक्षय कुमार की 2 फिल्में स्काई फोर्स थी, वो 12 से 15 के बीच में उसकी ओपनिंग हुई थी। केसरी 2 में वो 7:30 पौने 8 पे थे। जाट पर का इतना जबरदस्त हाइप, रेड का तो हमने हाइप भी नहीं सुना, जाट का तो हाइप आपको सुनाई दे रहा था कि यार लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, और वो फिल्म भी 10 करोड़ टच नहीं करती है। लेकिन अचानक रात को देखा कि भाई इस फिल्म का तो 18.5 करोड़। तो अब हमारे पास तो नापने तोलने का कोई पैमाना नहीं, हम तो वही देखेंगे जो खबर में आ रहा है। लेकिन ये चकित करने वाला था। पर ये चकित करने वाली जो बात थी, जब ये कमेंट मैंने पढ़ा कि डमी शोज भी हैं, तो ऐसे कितने डमी शो होंगे और डमी शो का क्या खेल होगा, क्या उनको हाउसफुल दिखाया गया होगा? निश्चित रूप से, वरना डमी शो की जरूरत ही क्या है? तो जब हाउसफुल दिखाएगा तो उसका पैसा फिर कहां से आया होगा? अच्छा, वो सोचने वाली बात है। इतना मामला ऐसा है कि वो खुलकर बता भी रहा है कि सर हमें करने होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ मामला नहीं है, ओपन है, वो किसी अनजान दर्शक के सामने बता रहा है वो। नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं भी फिल्म देखने जाता हूं तो अब हमको तो खैर लगभग हर हफ्ते देखते हैं थिएटर वाले, तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ में धीरे धीरे कभी बात भी हो जाती है, और भाई क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म पिछले हफ्ते गई, किस में भीड़ आई नहीं आई, रात के शो कैसे, तो बहुत कैजुअल होकर बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टाफ बात नहीं करता है। और जब आप एक दर्शक के रूप में, भाई वो भी तो एक आम इंसान है ना, तो वो बता देगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और चीजें इसी तरह से निकल कर आती है। आप ऑफिशियली उससे कि उसके किसी मैनेजर से स्टेटमेंट मांगने जाएंगे तो वो नहीं देगा कि देखिए आपको क्या कहना है कि ये भी बात, तो तुरंत कह देगा नो कमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं होता। बट वो जो कैजुअल बातचीत होती है जिसमें बड़े सहज ढंग से आदमी बता देता है, ये उसी तरह की बात है। इस पर तो जांच होनी चाहिए भाई, चीजें ऐसी तो निकल के आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कितने डमी शोज हो रहे होंगे, कितना कुछ हो रहा होगा भाई। अच्छा, ये तो एक थिएटर का भूतनी का इस हफ्ते बहुत बुरा हाल रहा है। जो कलेक्शन आया है वो बहुत ही ऐसा, संजय दत्त भी थोड़ा परेशान हो रहे थे कल परसों जो इवेंट में थे कि भाई इंडस्ट्री बट गई है, इंडस्ट्री बट गई है। मैं आपसे क्या बोलूं, मतलब इस फिल्म की रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने, अभी तो फिल्म देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन देखी जाएगी। मतलब इतनी वाहियात रिपोर्ट आ रही है, इतने खराब रिव्यू इस फिल्म के आ रहे हैं। और इसका ट्रेलर देखा था, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई क्या सोच के ये लोग स्टोरी को सिलेक्ट करते हैं कि ये कॉलेज, एक वो कोई दिल्ली में कॉलेज है जहाँ पे वो वैलेंटाइन पेड़ है, आई थिंक ऐसा कुछ तो भी है दिल्ली में कोई कॉलेज, और वैलेंटाइन के समय वहां वैलेंटाइन देवी की कुछ पूजा वगैरह थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक कॉलेज है, वहां पे एक पेड़ है, वो वैलेंटाइन देवी है या क्या है पेड़, और उसकी वहां पूजा होती वैलेंटाइन के दिन में। और पिछले 4-5 साल में या 8 साल में 4-5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं वहां पे। संजय दत्त भूत भगाने वाले बाबा बने हुए हैं। फिर एक लव स्टोरी भी इधर चलती है, तो उनकी अपनी भी लव स्टोरी कुछ भूतनी के साथ जुड़ जाती है। उस पे जो पेड़ जो जिसको वैलेंटाइन देवी मान के पूज रहे हैं, वहां शायद भूत है, और संजय बाबा जो है वो आते हैं उस भूत को पकड़ने या भगाने के लिए, तो शायद उनका कुछ पुराना कनेक्शन निकल आता है। मतलब इतना नॉनसेंस आइडिया है ये, अब इसके ऊपर आप फिल्म बनाए। ट्रेलर देखना मुश्किल है, लेकिन संजय दत्त की चिंता वाजिब है अपनी जगह पर, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री बट गई है और ये सारी चीजें। इंडस्ट्री बटी नहीं है, इंडस्ट्री बांटी गई है। इंडस्ट्री अपने आप नहीं बट गई है। इंडस्ट्री करण जौहर जैसे लोगों ने बांटी है, जो अपना कॉफी वाला शो लेकर आए, उसमें कुछ खास लोगों को उन्होंने वेलकम किया, कुछ खास लोगों पर उन्होंने छींटाकशी की, कुछ खास लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया और बताया कि हम सुपीरियर है, बाकी सारे पानी कम है। ये बांटी गई है। संजय दत्त भले ही ठीक है, वो करण जौहर वाले लीग में आते हैं, क्योंकि भाई उनकी एक लेगेसी है, वो अच्छी फैमिली से आते हैं, फिल्म फैमिली, बड़ी फैमिली, पॉलिटिकल भी है वो कहीं ना कहीं। अब करण जौहर उनको तो दबा नहीं सकते, करण जौहर उनको साइड लाइन तो कर नहीं सकते, तो करण जौहर की भी मजबूरी कि भाई उनको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ है, ये इंडस्ट्री बांटी गई, अपने आप नहीं बटी। पहले तो सब बराबर होते थे, अभी क्यों ऐसा अचानक ये हो गया है? और उसके बाद पूरी बेशर्मी से जो आप ये नेपो किड्स को लॉन्च करते जा रहे हैं। शाहरुख खान कल वो वेव्स में कह रहे नहीं, मेरे लिए तो ये डिबेट जो है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, तो मतलब इस डिबेट का कोई मतलब नहीं, उनका कहना है कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर।
भाई अब आपके बच्चे लॉन्च होने वाले हैं तो आपको इस डिबेट में कुछ नजर नहीं आएगा। और आप भी कितनी रसूखदार फैमिली से आते हैं ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल भैया जब आपके पास सारी चीजें हैं, आप अपने बच्चों को लॉन्च करने वाले हैं, आप नेटफ्लिक्स के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं तो आपका वेलकम होता है। तो आपके लिए इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो नीचे जमीन वो पे डिबेट खड़ा होकर शाहरुख खान के लिए स्ट्रगल हो कर भी रहा नहीं है, रही है ना, वो डिबेट शाहरुख खान के लिए हो भी नहीं रही है। वो शाहरुख खान के लिए नहीं, वो होगी, उनके बच्चे जब आएंगे हाँ वो तब लोगों होगी। को समझा रहे हैं हाँ, वो अपने भाषण में लोगों को समझा रहे, नहीं नहीं मतलब आजकल लोगों में आ गया कि मैं हाँ, दिखूं सब मुझे देखें, मतलब ये अच्छी चीज है, पर लेकिन फिर भी आप उसका लेक्चर दे रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को समझा लो ना कि भाई जो आपकी बेटी फिल्म में आने वाली है, क्या रे बेटा इसमें क्या रखा है कि लोग मुझे देखूं, मत पढ़ो पीछे मुझे देखूं। लेकिन आप तो खुद भी, आपको भी देखना है हमको, और फिर आप कह रहे हैं आप मेरी बेटी को भी देखो। इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं ना, ये लोगों को समझाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये बॉलीवुड अब उतनी इजी जगह नहीं रह गया है कि आप इसको बहुत सिंपल ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। देखिए तो राजनीति इन्होंने संजय खुद ही दत्त, घुसा हाँ, दी है यहाँ पे, पॉलिटिक्स तो खुद ही घुसाई है इन्होंने। खुद आज ही अगर घुसाई है, संजय बिल्कुल दत्त खुद ही। आज अगर संजय दत्त ये बात कह रहे हैं तो ये देखिए ना कि इंडस्ट्री की एक पुरानी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स जिसने करीब 30 से ज्यादा साल बिताए हैं इस इंडस्ट्री में, वो इस बात को कह रहा है। 40 हम कह सकते हैं, करीब बिल्कुल। अर्ली 80s में लॉन्च हो गए थे संजय दत्त। तो हाँ, मतलब आप ये खुद अंदाजा लगाइए ना कि आज अगर ये शख्स कह रहा है जिसका नाम संजय दत्त है, तो वाकई है ये चीज। अब वही है कि ये तब बोलते हैं जब खुद के चोट लगती है, जब खुद को दर्द होता है तब बोलते हैं। सही। देखिए हम राजनीति संजय की दत्त ने बात कर तो रहे हैं। हाँ जी, प्लीज, हाँ बताइए। संजय दत्त ने तो अपनी बेटी को नहीं आने दिया। वो हाँ इस इंडस्ट्री की हकीकत को खूब अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। तो नहीं आने दिया। और बहुत हाँ सारी फैमिलीज हैं, बच्चन फैमिली ने नहीं आने दिया, बेटा आया उनका। राज कपूर के समय तक जो है कपूर खानदान की कोई लड़की जो थी, बहू जो थी, वो फिल्मों में नहीं आती थी। और ऐसे बहुत हाँ सारे लोग हैं जिनके हाँ बारे में या तो आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने इस बात का प्रचार नहीं किया कभी भी। उन्होंने अपने बच्चों को दूर रखा इस इंडस्ट्री से। जी। तो इस इंडस्ट्री की हकीकत क्या है ये तो सब जानते हैं। एक तरह के पावर गेम में बदल चुकी है, क्योंकि इससे हाँ सिर्फ सिनेमा बस नहीं जुड़ा है, इससे अब जी। बहुत सारा पैसा, पावर और पॉलिटिक्स जुड़ गया है। तो इसमें ये बस नहीं कि हम पर्दे पर आ रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। उतनी बात होती तो बात अलग थी, फिर आपको इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, बहुत कुछ हाँ स्टेक पर लग गया, इसलिए ये समझाया जाता लोगों को कि आप मत आइए, आप दूर रहिए। इसका क्या मतलब है, दार्शनिक हो जाते हैं वहां पे आप। लेकिन आप अपने वालों को जरूर प्रमोट करते हैं, और जिनको नहीं देखना चाह रही पब्लिक, उनको भी करण जौहर बार बार लेके आते हैं, इसी को देखो, इसी को देखो, इसी को देखो। फिल्म इंडस्ट्री को जहां बांटने पर बात हो रही है, राजनीति पर बात हो रही है, तो हमारे कुछ दर्शक हैं जो ये चाहते हैं कि अगर आपने फिल्म फुले देखी हो तो उस पर आप 2 शब्द कहें या आपको कैसी लगी वो फिल्म, मैं नहीं क्योंकि देख पाया, राजनीति के साथ ईमानदारी भी से जुड़ी नहीं, है। क्योंकि मैं जी जहाँ रहता हूँ ना, यहाँ वो अक्सर कई बार इस तरह की फिल्में जो होती है, जो छोटे बजट की होती है, जिसमें ऑडियंस जी की गुंजाइश कम होती है, वो नहीं लगती। मैं बोईसर में रहता हूँ मैं। जी जी तो जी। वो चीज है, तो मुंबई जाना पड़ेगा मुझे, हालांकि अब वो कई जगहों पर नहीं है फिल्म। तो या तो हाँ मैं हाँ हाँ। ओटीटी पर आएगी तब मैं वेट करूंगा। मैं अब तक तो बात कर चुका होता, अगर मैंने जी रिव्यू भी नहीं किया इस फिल्म का, कुछ जी लोगों ने कहा भी था मुझसे। जी। लेकिन अब नहीं देखी, सुना जरूर है, लेकिन ठीक, फिल्म देख के ही हम बात कर पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी कल आपसे हाँ चर्चा हो रही थी, आपने जी, एक बहुत अच्छी बात कही कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करियर भी जिस दिशा में जा रहा है वो ये है कि वो बिना कुछ सोचे समझे फिल्म साइन कर रहे हैं। तो किस तरह बिल्कुल। से देखते हैं, आपने उनकी हाल ही में आई Z5 पर जो कोस्तव है वो भी देखी, उसका भी आपने जिक्र किया, तो कोर्स, क्या लग रहा है कि नवाज से क्या गलती हो रही है? देखिए क्या होता है ना, जिस लेवल पर नवाज हैं या हाँ कोई भी एक्टर उस लेवल पर होता है, तो हाँ वो अकेला जिम्मेदार नहीं होता, मतलब फाइनली तो वही जिम्मेदार होता है। लेकिन हाँ उसने अपने आसपास कैसी टीम बैठा रखी है, कैसे चमचे बैठा रखे हैं, कौन लोग उसके बारे में चीजों को तय करते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ तय नहीं करता है, हाँ क्योंकि वो फिल्म में काम करने के अलावा भी बहुत सारा आनंद ले रहा होता है। तो हाँ। वो आनंद में फंसा रहता है और उसके आसपास बहुत सारे खेल हो जाते हैं। अब नवाज की हम्म। बात जहां तक है ना, नवाज की फिल्मों का सिलेक्शन बहुत गलत है। हाँ एक तो क्या हुआ ना, उनको थोड़ा सा एक वो इंटरनेशनल सिनेमा वाला चस्का लग गया।
उनको लगा कि यार मैं तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार हूं, मेरे अंदर वो चीज है, और मेरे मतलब वो आप उनसे बात करेंगे तो वो विदेशी फिल्मों के बारे में, विदेशी फिल्मकारों के बारे में ही बात करेंगे। मेरी जब भी बातें हुई, हालांकि इधर 4 एक साल हो गए शायद उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनका एक, और खैर उनका लेवल वो है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। आज के समय में जो बेस्ट एक्टर्स है हमारे पास में, आप उनको, नवाज को उनमें आराम से टॉप 5 में रख सकते हैं। और उनका टैलेंट, मतलब मैं नवाज की हर फिल्म देखता हूँ, मैं आपको सही बताऊं, भले ही वो फिल्म खराब हो, मुझे ये पता है कि नवाज का काम खराब नहीं होगा। और नवाज को काम करते देखते हुए मुझे कई बार पर्दे पर जैसे पोएट्री देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। कोस्ताओ में भी कुछ सीन है, आपको लगता है कि जैसे कोई कविता चल रही है पर्दे पर, आप उसको देख रहे हैं, वो इतना फ्लॉलेस होते हैं, तो उनको देखना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर बड़ा दुख भी होता है कि ये कलाकार जो है हमारी आंखों के सामने खराब सिलेक्शन की वजह से, अब चाहे वो उनका सिलेक्शन हो या उनकी टीम का सिलेक्शन हो, वो लगातार डूब रहा है, लगातार जो है वो सिंक होता जा रहा है धीरे धीरे, और कैरियर वाइज भी। और कई बार होता है आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हावी हो जाती हैं, तो उसने एक तो उनकी इमेज को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। वरना सोचिए, नवाज ने जिस जगह से शुरू किया, मतलब लगभग एक्स्ट्राज जैसे कैरेक्टर से, और उसके बाद वो आमिर के साथ आते हैं, शाहरुख के साथ आते हैं, सलमान के साथ आते हैं, और वो लोग बड़े गर्व से इनको अपनी फिल्म में लेते हैं कि यार इसके होने से हमको सपोर्ट मिलेगा। और सच है ये, नवाज के साथ अगर स्टार्स काम करते हैं तो उनको पता है कि ये पैरेलल है। नवाज जिस भी बड़ी फिल्म में आए, वो ऐसा नहीं आए कि सेकेंडरी हैं, वो पैरेलल हैं। उन्होंने खलनायकी भी की, उन्होंने हर तरह, मतलब रोल की तो खैर बात ही करें, तो उन्होंने साबित किया खुद को। और जो अलग अलग फिल्में भी, जो अलग तरह की जो फिल्में, जैसे उनकी फोटोग्राफ फिल्म बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। रमन राघव, मतलब उनके जैसा परफॉर्मेंस जो दिया है वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसे जैसे कोस्ताओ में भी, लेकिन बात वही है कि उसके अलावा आपने ऐसी ऐसी फिल्में सिलेक्ट की हैं कि आम आदमी उसको देखना ही नहीं चाहता। जब आपने आम दर्शक से अपना कनेक्ट खत्म कर लिया है, जब आपने ये सोचना बंद कर दिया है कि आम दर्शक क्या देखना चाहता है, वो काम मैं करूं, और अगर मैं वो नहीं करूंगा, भाई एक नेता क्या करता है, एक नेता जो है वो कैसा भी हो, अपनी नेतागिरी में ये जरूर ध्यान रखता है कि पब्लिक मुझसे क्या चाह रही है और क्या सुनना चाहती है। वो वोट दे ना दे, उसको ताली बजवा लेता है ना, उसको पसंद ना पसंद करे, लेकिन जिस वक्त तो सामने होता है वो ताली बजवा लेता है। तो वो कनेक्ट है। नवाज ने सोचा है, नवाज जैसे जो एक्टर होते हैं वो एक ऐसे बबल में चले जाते हैं कि यार अब हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, अब हम बहुत बड़े कलाकार हो गए, हमारा लेवल अलग हो गया है, हमारे लेवल के लोग यहाँ पर नहीं है, उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी और हमें उनकी सुनना नहीं। तो वो अपने इस, अब आप ये देखिए, जो कोस्ताओ जो है, ये फिल्म जो अमेरिका की डायरेक्टर है, ठीक है, इंडियन है, सेजल शाह, जो भी है, लेकिन आप बाहर, इससे पहले भी एक और कोई फिल्म वो कर रहे थे, शायद विदेशी डायरेक्टर या एक्ट्रेस ही, उनके कनेक्शंस धीरे धीरे उसी तरह से कि यहाँ काम नहीं करना, उनको फिल्में ऐसी करनी जो इंटरनेशनल सर्किट में जाएं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाएं। अब वो होता है कि वो फिल्में, चलिए बाहर नाम कमा लें, उनको वहां और सम्मान मिल जाए, लेकिन ये जो उनका अपना ग्राउंड है वो खो रहे हैं इसको पूरी तरह से। अब आप समझ, मैं कितना समय हो गया मुझे याद नहीं कि किसी शायद हीरोपंती 2 में वो आखिरी बार आए थे विलेन बन के टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट, लैला नाम था कैरेक्टर का, ऐसा तो भी। उसके बाद से गायब है 4-5 साल से। मैं किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में आप उसको देखिए, नहीं दिखेंगे ना, उनके नाम की चर्चा दिखती है कि आमिर की फिल्म में उनको लिया जा रहा है, कि शाहरुख की है, सलमान की है, ऋतिक की है, किसी की भी, मतलब या अक्षय, वो जो मेन स्ट्रीम के आपने खुद को उससे काट लिया है, और शायद वो आपके दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि मेरा लेवल अब अलग हो गया है। तो देख रहे हैं, तो लेकिन या तो आप उस लेवल की फिल्म कीजिए भाई, फिर आप ये कोस्ताओ टाइप कहानी मत कीजिए, फिर आप स्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिए ना, फिर आपके पास स्क्रिप्ट भी उस लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की स्क्रिप्ट होती है, वो बॉलीवुड लेवल की भी नहीं होती है, काम आप इंटरनेशनल लेवल का करते हैं, तो कहां से बात बनी। हम खत्म होते हुए देख रहे हैं धीरे धीरे नवाज को, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं भी नवाज, जैसे एक इरफान और एक नवाज, मतलब मॉडर्न डे में अगर हम बात करें, आज के सिनेमा में बात करें, तो इरफान और नवाज दो ऐसे लोग हैं कि अगर ये फिल्म में है तो देखने का मन करता है कि भाई ये है तो इनके लिए फिल्म देख लो, कहानी क्या है, डायरेक्टर क्या है, वो सब रहने दो, इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। लेकिन हाँ, जिस स्तर का नवाज ने काम किया है, जो उनका कैलिबर है आज की डेट में, उस लेवल का उनका काम निकल कर नहीं आ रहा है। शायद स्क्रिप्ट सिलेक्शन सही नहीं हो रहा है, या वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहां खुद को फोकस करें, किस दिशा में लेके जाएं।
तो रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज इस लाइव सेशन में 3 मुद्दों पर बात की। सबसे पहले तो हमने रेड 2 का रिव्यू किया, फिर हमने अपने दर्शकों को बताया कि डमी शोज भी होते हैं, यानी झूठ दिखाया जाता है, झूठा कलेक्शन दिखाने के लिए, झूठे दर्शक दिखाने के लिए। फिर हमने बात की किस तरह से संजय दत्त परेशान हो रहे थे, उनकी फिल्म नहीं चल रही है और वो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्री जो है बुरी तरह बंट गई है, और हमने इस पर भी बात की कि इंडस्ट्री बटी है तो कैसे बटी है, उसका दोषारोपण किस पर होना चाहिए। लेकिन भूतनी न चलने का जिम्मेदार हम इंडस्ट्री के बटने को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस फिल्म में खुद ही जो कहानी नहीं है। और फिर हमने चर्चा की नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। तो आज का हमारा ये जो शो था, बातचीत थी, ये कई अलग अलग डायरेक्शन में रही और हमने सब तरफ लोगों का ध्यान हम लेकर गए, जो कि आज के समय में काफी रेलेवेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। आगे भी हम जुड़ेंगे और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। कई बार हम लोग रात को जुड़ते हैं, कई बार दिन में जुड़ते हैं, लेकिन जब भी समय होगा जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे। कल हम करेंगे, भूतनी पे बात करेंगे कल। जी देखते हैं। चलिए ठीक है, जुड़ते हैं। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।